नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोज़ारियो मूवी की रहस्यमय कहानी के इस नए वीडियो में। अगर आपने पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो यकीन मानिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। पिछली बार हमने कहानी को वहीं छोड़ा था जहां रोज़ारियो की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई थी जहां से वापसी शायद मुमकिन नहीं थी। वहां क्या हुआ, क्यों अचानक सब कुछ बदल गया और वो राज जो किसी को नहीं पता, आज हम वही जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस रहस्य का पर्दा उठाएं, मैं आपको सलाह दूंगा कि नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके पहला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि अगर आपने वो हिस्सा मिस किया तो इस कहानी की सच्चाई आपके लिए हमेशा एक पहेली बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के उस अधूरी कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया था। रोज़ारियो कांपते हाथों से मोमबत्ती की रोशनी में दादी की पुरानी डायरी पलट रही होती है। डायरी के पुराने पन्ने किसी मनहूस रहस्य की तरह सरसराते हैं। तभी उसकी नजर एक पन्ने पर ठहर जाती है। वहां एक विधि लिखी होती है, अगर कोई श्राप देना चाहे या उसे खत्म करना चाहे तो काले जादू की कटोरी में अपना और श्राप देने वाले का खून डालना होगा। रोज़ारियो की आंखें भर आती हैं। वो अपनी सारी हिम्मत बटोरकर उस कटोरी के पास जाती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो गहरी सांस लेकर अपनी उंगली पर ब्लेड चलाती है। खून की मोटी बूंदें कटोरी में गिरती हैं। कटोरी के भीतर अजीब सी सरसराहट होती है। रोज़ारियो अब दादी के निर्जीव हाथ की तरफ बढ़ती है। वो दादी की उंगली काटने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से एक भी बूंद खून नहीं निकलती। वो घबरा कर दादी की कलाई पकड़ती है और हाथ की नस पर ब्लेड चलाती है, लेकिन वहां भी सिर्फ सूखी चमड़ी होती है, एक बूंद भी ताज़ा खून नहीं। रोज़ारियो के चेहरे पर बेबसी और डर उतर आता है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अब उसकी नज़र दादी की गर्दन पर टिकती है। वो जानती है कि अगर कहीं खून बचा है तो शायद वहीं होगा। उसके कांपते हाथ ब्लेड को दादी की गर्दन की तरफ बढ़ाते हैं। मोमबत्ती की लौ अब और भी डरावना साया बना रही होती है। तभी कमरे में सन्नाटे को तोड़ती हुई आवाज गूंजती है। रोज़ारियो का फोन अचानक अपने आप ऑन हो जाता है। फोन की स्क्रीन पर कुछ नहीं, लेकिन स्पीकर से वही जानी पहचानी आवाज आती है, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। रोज़ारियो का हाथ बीच हवा में रुक जाता है। उसकी आंखें डर और दुख में भर जाती है। वो कांपते कदमों से फोन की तरफ बढ़ने लगती है। ये सीन फिल्म में एक बहुत गहरा मोड़ बनता है, जहां रोज़ारियो को लगता है कि ये सारा श्राप सिर्फ मौत या तंत्र का खेल नहीं, बल्कि अधूरी माफी और पछतावे की कहानी भी हो सकता है। रोज़ारियो का हाथ अब भी कांप रहा होता है। वो फोन की तरफ बढ़ ही रही होती है कि अचानक दादी की निर्जीव लाश झटके से हिलने लगती है। दादी की आंखें खुल जाती हैं। उनकी आंखों की पुतलियां पूरी काली और गहरी होती हैं। वो जोर से चीखती हैं, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। रोज़ारियो घबरा जाती है। अगले ही पल वो बिना कुछ सोचे दादी की कलाई पर पकड़ जमाती है। उसके हाथ में पकड़ा चाकू सीधा दादी के हाथ में आर पार कर देती है। दादी के मुंह से गला फाड़ देने वाली चीख निकलती है। उसके हाथ से गाढ़ा काला खून बहने लगता है, कटोरी की तरफ सरकता हुआ। रोज़ारियो सांस फुलाकर कांपते हुए डायरी पलटने लगती है। वो हाँफती हुई हर पन्ना पढ़ रही होती है। आगे क्या करना है, कहीं तो लिखा होगा। तभी दादी की चीखें कमरे में गूंजती हैं। रोज़ारियो की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो घबराकर पलंग के नीचे घुस जाती है। कमरे में कुछ सेकंड सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ दादी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। फिर पलंग की लकड़ी पर खुरचने की डरावनी आवाज होती है, जैसे कोई नाखून से रगड़ रहा हो। अगले ही पल दादी पलंग को अपनी सड़ी हुई उंगलियों से चीरती हुई झुक जाती है। रोज़ारियो का गला लोहे की सी जकड़ में आ जाता है। दादी की आंखें उसकी आंखों में गड़ जाती हैं। फिर वो मुंह खोलती है। उसके मुंह से खून और कीड़े मकोड़े की उल्टी रोज़ारियो के चेहरे और सीने पर गिर जाती है। रोज़ारियो की चीख दब जाती है। उसका पूरा शरीर घिन और डर से थर थर कांपने लगता है। ये सीन फिल्म में डरावनी हद तक घिनौना और सस्पेंस से भरा है। यहाँ रोज़ारियो की हिम्मत और उसके मानसिक संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो जाती है। रोज़ारियो किसी तरह खुद को दादी की डरावनी पकड़ से छुड़ाकर कमरे से बाहर निकलती है। उसका पूरा चेहरा खून और कीड़ों से सना होता है। वो हाथ से अपने चेहरे को घिस घिस कर साफ करने की कोशिश करती है, जैसे उस लम्हे की गंदगी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर तक उतर गई हो। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद दरवाजे के दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आती है, जो रोज़ारियो, मुझे बस अपना एयर फ्रायर चाहिए। रोज़ारियो की आंखें चौंककर दरवाजे की तरफ उठती हैं। उसके चेहरे पर अब डर की जगह चिढ़ और थकावट होती है। वो झल्लाकर जवाब देती है, मेरी दादी के पास कोई एयर फ्रायर नहीं था। जो कुछ सेकंड शांत रहता है, फिर एक ठंडी आवाज में कहता है, तुम अपनी दादी को उतना नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ। रोज़ारियो के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसके माथे पर फिर से चिंता की लकीरें उभर आती हैं। अब सवाल सिर्फ श्राप और दादी का नहीं, बल्कि उनकी पिछली जिंदगी के छुपे हुए सच का भी है। इस सीन में फिल्म एक बार फिर याद दिलाती है कि डर केवल भूतों से नहीं, बल्कि उन लोगों से भी हो सकता है जिन्हें हम समझते हैं कि हम जानते हैं। रोज़ारियो सांसें समेटते हुए कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रहती है, जो कि बातों ने उसके दिल में एक नया डर और शक भर दिया होता है। वो गहरी सांस लेकर धीरे धीरे दरवाजा खोलती है, जो अब भी वहीं खड़ा होता है, सर्द हवा में चुपचाप। रोज़ारियो की आवाज कांपती है, जो, तुम मेरी दादी के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? क्या तुम सच में जानते हो कि ये सब क्या हो रहा है? जो एक पल के लिए उसकी आंखों में देखता है,
फिर धीमी आवाज में कहता है, तुम्हारी दादी रोजारियो तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हारी हर तस्वीर को संभाल कर रखती थी। वो रोज मेरे पास आकर कहती थी, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरी पोती मेरे पास लौट आए। रोजारियो की आंखों में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। वो सांस रोककर जो की बातें सुनती रहती है। जो आगे कहता है, तुम्हें पता भी है वो रात दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करती थी। मुझे कई बार कहती थी, रोजारियो बहुत दूर चली गई है, पर मैं जानती हूँ एक दिन वो लौटेगी। मुझे बस इतना वक्त मिल जाए कि मैं उसे आखिरी बार देख सकूं। रोजारियो के चेहरे पर पछतावे की लहर दौड़ जाती है। उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं। उसके जहन में अब तक के सारे डरावने लम्हे घूमने लगते हैं। दादी की आवाज, कटोरी, डायरी, कमरे की घुटन। वो फुसफुसाती है, मतलब उन्होंने मुझे श्राप नहीं दिया था, वो तो सिर्फ मुझे देखना चाहती थी। कमरे में कुछ सेकंड का सन्नाटा भर जाता है। रोजारियो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सीन फिल्म में वो जगह है जहां डर और नफरत की जगह पहली बार माफी और सच्चाई का एहसास लेता है। अब रोजारियो के सामने असली सवाल खड़ा होता है, क्या वो अपनी दादी को समझ पाएगी या सब खत्म हो चुका है। रोजारियो के दिमाग में अब तक की सारी बातें घूम रही होती हैं, जो की कही बातें, दादी की चीखें, कमरे की डरावनी चीजें, सब कुछ। वो कांपते हाथों से फिर उसी डायरी को उठाती है। धूल भरे पन्ने पलटते हुए उसकी उंगलियों में दर्द होने लगता है, लेकिन वो रुकती नहीं। उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा सच्चाई जानने की जिद होती है। अचानक एक पुरानी सी मुड़ी तुड़ी पर्ची, रोजारियो उसे धीरे से उठाती है। मोमबत्ती की पीली रोशनी में वो कागज पढ़ने लगती है। उस पर लिखा होता है, कोबायेंडे, वॉन्डरर ऑफ द डार्कनेस, कलेक्टर ऑफ डेथ। वंस द टर्म्स ऑफ अ डील विद कोबायेंडे आर मेट and the person's dreams of prosperity are realized, Kobayende will come to collect in the form of scorned spirit from the past by tormenting you until death by sunrise. रोजारियो की आंखें पन्ने पर जम जाती हैं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा होता है कि वो खुद सुन सकती है। वो फुसफुसाते हुए पढ़ती है, कोबायेंडे, अंधेरे में भटकने वाला और मौत को इकट्ठा करने वाला। अगर किसी इंसान ने कोबायेंडे से कोई सौदा किया हो और उसकी अमीरी या कामयाबी की ख्वाहिशें पूरी हो गई हों, तो कोबायेंडे एक नाराज आत्मा के रूप में वापस आता है। ये आत्मा तुम्हें तब तक तड़पाती रहेगी जब तक सुबह होने से पहले तुम्हारी मौत न हो जाए। उसकी उंगलियों में पर्ची कांपने लगती है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कि ये श्राप कोई पुरानी नफरत या बदला नहीं था, ये दादी के किसी अधूरे सौदे का नतीजा था। फिल्म यहाँ दिखाती है कि डर हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वो अपनों की छुपी हुई लालच और अधूरी ख्वाहिशों से भी पैदा होता है। रोजारियो की आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि अब सारा सच उसके सामने खुल चुका था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हार का डर नहीं बल्कि एक अलग सा आत्मविश्वास आ जाता है। वो कांपती आवाज में जोर से बोलती है, सुन लो, मैं तुम्हारा ये सौदा यहीं खत्म कर रही हूँ। कमरे की हवा जैसे और भारी हो जाती है, दीवारें चरचराने लगती हैं। रोजारियो तेजी से चारों तरफ जाकर कमरे के सारे पर्दे खींचकर बंद कर देती है। कमरा अब पूरी तरह अंधेरा और बंद हो जाता है। उसकी नज़र कटोरी और डायरी पर टिकती है। वो झुककर डायरी उठाने लगती है, लेकिन तभी वो चौंक जाती है। दादी की सड़ी हुई उंगलियां डायरी के ऊपर जकड़ी होती हैं। रोजारियो का दिल दहशत से धड़कने लगता है। वो कांपती आवाज में कहती है, छोड़ो इसे, मुझे ये चाहिए। लेकिन दादी की मुर्दा पकड़ इतनी मजबूत होती है जैसे उसने मौत से भी ज्यादा कसकर पकड़ रखी हो। रोजारियो दोनों हाथों से डायरी खींचती है। उसके हाथ फर्श पर रगड़ते हैं, कागज फटने की आवाज होती है। आखिरकार एक झटके में डायरी उसके हाथ में छूट जाती है। उसकी सांसें और भी तेज हो जाती हैं। अब वो पन्ने पलटती है। उसकी आंखें जल्दी जल्दी हर लाइन पढ़ने लगती हैं। डायरी में सौदा खत्म करने के कदम लिखे होते हैं, लेकिन कमरे में इतनी घुटन होती है कि शब्द धुंधले लगने लगते हैं। जैसे ही वो कुछ करने ही वाली होती है, तभी बाहर से अचानक एम्बुलेंस की सायरन की आवाज गूंजने लगती है। उस आवाज में एक उम्मीद की झलक होती है, लेकिन रोजारियो जानती है कि वक्त बहुत कम है। फिल्म यहाँ दिखाती है कि आखिरी मोड़ पर भी डर और हिम्मत की लड़ाई पूरी ताकत से जारी रहती है। रोजारियो की सांसें बेतहाशा चल रही होती हैं। वो जल्दी जल्दी रिचुअल के सारे सामान इकट्ठा करने लगती है। बाहर अस्पताल से आए लोग लगातार दरवाजे पर जोर से दस्तक देते रहते हैं। मैम, दरवाजा खोलिए, हमें अंदर आना होगा। रोजारियो पसीने में भीगी हुई मोमबत्ती बुझाती है। वो सारे तांत्रिक सामान अलमारी के पीछे छुपा देती है। कमरे में सिर्फ घुटन और सन्नाटा बजता है। वो बिना एक पल गंवाए दौड़कर सीक्रेट कमरे में छुप जाती है। वहाँ अंधेरे में दादी की निर्जीव लाश पड़ी होती है, लेकिन तभी वही डरावनी औरत कमरे में दाखिल होती है। उसकी आंखें गड्ढों जैसी काली और खाली होती हैं। वो रोजारियो की तरफ झुकती है और अचानक उसका गला पकड़ लेती है। रोजारियो की आंखें फटने लगती हैं। उसके हाथ से डायरी छूटकर गिर जाती है। तभी एक झटके में दादी की लाश हवा में भाप की तरह गायब हो जाती है। रोजारियो घबराकर कमरे से बाहर भागती है। वो हाफती हुई इधर उधर दादी को ढूंढने लगती है। कमरे में किसी पुराने रेडियो से अचानक धीमे सुर में कोई पुराना गाना बजने लगता है। वो कांपते हुए रेडियो के पास जाती है, रुककर उसका स्विच बंद कर देती है। जैसे ही वो मुड़ती है, उसकी नज़र ऊपर छत पर जाती है। दादी की लाश अब हवा में उल्टी लटकी होती है। रोजारियो का दिल डर से कांप उठता है। अगले ही पल दादी की लाश सीधा रोजारियो के ऊपर गिर पड़ती है। रोजारियो चीखते हुए उसे परे धकेलती है।
वो गिरते पड़ते फिर से रिचुअल की तैयारी शुरू कर देती है। उसके होंठ कांपते हुए मंत्र बुदबुदाने लगते हैं। मैं इस श्राप को तोड़ रही हूँ, इस आत्मा को वापस भेज रही हूँ। वो मंत्र पढ़ ही रही होती है कि दादी के खुले मुंह से एक लंबा काला हाथ बाहर निकलने लगता है। रोजारियो की आंखें फटी रह जाती हैं। वो हाथ अचानक रोजारियो की ओर झपटता है। एक जोरदार झटका आता है और रोजारियो पूरी ताकत से दीवार से जा टकराती है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। फिल्म यहाँ पर दिखाती है कि डर की आखिरी परीक्षा अब शुरू हो चुकी है और रोजारियो के पास वक्त बहुत कम बचा है। रोजारियो की सांसें टूटी हुई होती हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। कमरा धुंधला सा दिखता है, जैसे नींद और बेहोशी के बीच की हालत हो। वो देखती है कि उसके सामने कोई औरत खड़ी है। उसके कपड़े पुराने और फीके होते हैं। रोजारियो डर से घबराकर पास रखा चाकू उठा लेती है। उसके हाथ कांपते हैं। वो उस औरत को मारने ही वाली होती है। तभी रोशनी में उस औरत का चेहरा साफ दिखाई देता है। रोसारियो की सांस अटक जाती है। उसके हाथ से चाकू गिरने लगता है। वो धीमी आवाज में फुसफुसाती है, माँ। सालों पहले मरी हुई उसकी माँ अब उसके सामने खड़ी होती है। माँ की आंखों में आंसू झलकते हैं। रोसारियो की आंखों में पछतावे और दुख का सैलाब उमड़ पड़ता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, मुझे माफ कर दो। जब आप मरी थी मैं बहाना बनाकर नहीं आई थी। मुझे डर था, मैं कमजोर थी। माँ रोसारियो की ओर झुककर उसके गाल पर हाथ रखती है। उसकी आवाज नरम होती है, बेटी अब अपनी आंखें बंद कर लो, सब ठीक हो जाएगा। रोजारियो के चेहरे पर थोड़ी राहत सी आती है। वो आंसू पोंछकर आंखें बंद करने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी पलकें पूरी तरह बंद होती हैं, माँ की आवाज अचानक बदल जाती है। गहरी सड़ी हुई आवाज में वही औरत फुसफुसाती है, अब सब खत्म होने वाला है। रोजारियो डर के मारे आंखें खोलती है। उसके सामने उसकी माँ की जगह वही डरावनी औरत खड़ी होती है। उसके चेहरे पर घाव और आंखें गड्ढों जैसी काली होती हैं। रोसारियो की चीख निकल जाती है। वो दौड़कर कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है। भागते हुए उसका पैर किसी चीज से उलझ जाता है। वो फर्श पर औंधे मुंह गिर जाती है। तभी एक सड़ा गला हाथ रोसारियो के पैर को जकड़ लेता है और झटके से उसे अंधेरे में खींच ले जाता है। कमरे में सिर्फ उसकी घबराई हुई चीख गूंजती रहती है। फिल्म यहाँ दिखाती है कि कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा डर वही होता है जिसे वो अपनी आंखें बंद करके भूल जाना चाहता है। रोसारियो की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो देखती है कि वो अब किसी पुराने ट्रक के पिछले हिस्से में पड़ी है। ट्रक में उसके अलावा कई अजनबी लोग भी ठुसे हुए बैठे हैं। सबके चेहरे पर डर और थकान की लकीरें साफ नजर आती हैं। ट्रक धीमे धीमे चलता जाता है। सन्नाटे को अचानक गोलियों और धमाकों की आवाज तोड़ देती है। ट्रक के चारों तरफ फौजी गाड़ियों की कतार लग जाती है। लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। रोसारियो भी खुद को आजाद करने की कोशिश करती है। वो ट्रक से उतरकर भागती है, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसका पैर लोहे की किसी तार में उलझ जाता है। वो फर्श पर गिर जाती है। तभी एक अजनबी आदमी उसकी ओर झुकता है। उसके हाथ में एक छोटा सा क्रॉस होता है। वो धीमे से रोसारियो की हथेली में क्रॉस रखकर कहता है, यही तुम्हें बचाएगा। रोसारियो की आंखों में एक पल को आंसू भर आते हैं। इसी पल सीन अचानक वापस असली टाइमलाइन में लौट जाता है। कमरा फिर से वही अंधेरा और डरावना हो जाता है। वो औरत कोबायेंडे रोसारियो की तरफ बढ़ती है। उसकी आंखें गड्ढों से खाली और सड़ांध से भरी होती हैं। रोसारियो हिम्मत जुटाकर उठती है। गुस्से और हिम्मत के एक ही झटके में वो कोबायेंडे को दोनों हाथों से धक्का दे देती है। रोसारियो तेजी से रिचुअल दोबारा शुरू कर देती है। उसकी आवाज थरथराती है, लेकिन अब उसमें एक भरोसा भी है। मैं इस श्राप को खत्म कर रही हूँ, तू अब यहाँ से चला जा। कोबायेंडे चीखने लगती है। दादी के मुंह में वापस घुसने लगती है। रोसारियो लगातार मंत्र पढ़ती रहती है। काली लहरें पूरी तरह दादी के शरीर में समा जाती हैं। कमरे में अब बस शांत सन्नाटा रह जाता है। रोसारियो जमीन पर थककर गिर जाती है। उसे एहसास होता है कि वो अब सुरक्षित है। रात की उस लंबी जंग के बाद पहली बार सूरज की रोशनी कमरे में फैलने लगती है। दरवाजा धीरे से खुलता है। रोसारियो की नजर उठती है। उसके पिता कमरे में दाखिल होते हैं। उनका चेहरा चिंता और सुकून के मिले जुले एहसास से भरा होता है। वो कांपते हाथ से अपना वही हाथ आगे करती है जिस पर वो डरावना निशान बन गया था। अब वहां कुछ नहीं होता, न कोई घाव, न कोई काला चिन्ह, सिर्फ साफ सामान्य त्वचा। रोसारियो फुसफुसाते हुए सब कुछ बता देती है। रात के सारे डर, दादी का राज, कोबायेंडे का श्राप और उसकी अपनी हिम्मत की कहानी। रोसारियो और उसके पिता दादी के सिरहाने बैठकर एक छोटी सी आखिरी प्रार्थना करते हैं। कमरे में सूरज की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ती रहती है। एम्बुलेंस क्रू दादी को लेकर बाहर चला जाता है। फिल्म यहाँ दिखाती है कि कितनी भी बड़ी रात हो, कितना भी गहरा डर हो, एक दिन सब खत्म होकर सवेरा जरूर होता है। एम्बुलेंस चली जाती है। कमरे में अब ठंडी खामोशी होती है। रोसारियो के पिता धीरे धीरे कमरे की सफाई में लग जाते हैं। रोसारियो दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों को एक एक कर उतारने लगती है। हर तस्वीर में बीते वक्त की कोई कहानी होती है। दादी की मुस्कुराती तस्वीरें, बचपन की यादें और कुछ ऐसे चेहरे जिन्हें रोसारियो अब भूल चुकी थी। तभी उसके पिता एक बड़ी सी अलमारी खोलते हैं। वो वही एयर फ्रायर होता है जिसके लिए जो बार बार परेशान हो रहा था। रोसारियो उसकी तरफ देखती है, फिर धीमी आवाज में कहती है, ठीक है पापा, मैं यहीं देख रही हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लो। उसके पिता कहते हैं, नहीं, मैं जरा वॉशरूम जाता हूँ, तुम इधर सफाई देख लो।
वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। रोजारियो अब अलमारी में रखी और तस्वीरें निकालने लगती है। वो एक तस्वीर हाथ में उठाती है, लेकिन जैसे ही उस पर नजर पड़ती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रोजारियो का दिल धक धक करने लगता है। उसके दिमाग में रात की सारी घटनाएं घूमने लगती हैं। दादी का डर, कुबाइंदे का श्राप और सब कुछ जो उसे अब तक दादी का पाप लगता था। वो तस्वीर कांपते हाथों से रखती है, धीरे धीरे उठती है और सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ने लगती है। कमरा अब भी ठंडा और सन्नाटा लिए हुए होता है। रोजारियो के कदम रुकते नहीं। वो दरवाजा धीरे से खोलती है। वो देखती है कमरे के बीच में उसका पिता एक पुराने रिचुअल के बीच में खड़े होते हैं। यहाँ डर, रहस्य और गहरे इमोशन सब एक साथ फूट पड़ते हैं। कमरे में भारी सन्नाटा छाया होता है। रोजारियो की सांसें तेज चलती रहती हैं। वो चाकू को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए बोलते हैं, तुम सोचती थी कि ये सब तुम्हारी दादी की गलती थी? रोजारियो का गला सूखने लगता है। वो कांपती आवाज में पूछती है, तो सच्चाई क्या है पापा? पिता धीरे धीरे मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में काली परछाई उतर आती है। सच ये है कि कोबाइंदे से सौदा मैंने किया था। तुम्हारी माँ की बीमारी, हमारी गरीबी, मुझे कुछ करना था और कोबाइंदे ने मुझे ताकत दी, पैसे दिए। तुम्हारी दादी ने बरसों इस राक्षस को अपने खून से काबू में रखा। वो जो कटोरी तुमने देखी वो उसी की थी, लेकिन अब कोई इसे रोक नहीं सकता। पिता की त्वचा पर काले धब्बे उभरने लगते हैं। उनकी उंगलियां लंबी और नुकीली होती चली जाती हैं। उनके शरीर में कोबाइंदे का डरावना आकार झलकने लगता है। रोजारियो चीखकर कमरे के कोने में भागती है। वो लकड़ी की एक अलमारी के पीछे छुप जाती है। उसका दिल इतनी जोर से धड़कता है जैसे फट जाएगा। उसके पिता कमरे में आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते हुए खोजते हैं। तुम मुझसे छुप नहीं सकती बेटा। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है। जो अचानक अंदर घुस आता है, जो पूरे जोर से रोजारियो के पिता पर वार करता है। दोनों की जबरदस्त झड़प शुरू हो जाती है, लेकिन पिता, जो अब आधा कोबाइंडे बन चुका होता है, जो को पकड़कर हवा में उठा लेते हैं। एक ही झटके में उसका गला मरोड़ देते हैं। जो की सांस बंद हो जाती है। उसका शरीर ढीला होकर फर्श पर गिरता है। रोजारियो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती हुई अलमारी के पीछे से निकलती है। एक ही झटके में रोजारियो चाकू उनके गले में उतार देती है। उनकी आंखों में एक पल को इंसानी दर्द झलकता है और फिर सब खत्म हो जाता है। उनका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। रोजारियो फर्श पर बैठ जाती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वो कमरे में अब बस खामोशी रह जाती है, एक थकान, पछतावे और डर का सन्नाटा। फिल्म यहाँ दिखाती है कि कभी कभी सच्चाई वो होती है जिसे जानकर इंसान पूरी तरह टूट जाता है। 6 महीने बीत चुके होते हैं। सर्दियों की वो रातें अब बीते किस्से जैसी लगती हैं। रोजारियो अब अपने पुराने ऑफिस की जिंदगी में लौट चुकी होती है। फोटो में उसकी माँ, दादी और पिता मुस्कुरा रहे होते हैं। वो धीरे से एक माचिस निकालती है, फोटो के सामने मोमबत्ती रखकर जलाती है। तभी उसकी सांसें अटकने लगती हैं। उसके गले में अजीब सी खुजली सी उठती है। रोजारियो खांसने लगती है। धीरे धीरे खांसी और तेज होती जाती है। अचानक उसके खुले हुए मुंह से कुछ बाहर आने लगता है। एक काले रंग का सड़ा गला सा हाथ, जो जैसे किसी और ही दुनिया से खींच कर आ रहा हो। रोजारियो चीखने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज गले में ही फंस जाती है। फिल्म यहाँ खत्म होती है, दर्शक को ये सोचने पर मजबूर करते हुए कि क्या कोई श्राप सच में कभी खत्म होता है। कहानी का अंत और विश्लेषण। दोस्तों, ये थी रोजारियो फिल्म की पूरी कहानी और छुपा हुआ सच। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन और डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि ये श्राप सच में खत्म हुआ था या डर अब भी रोजारियो का पीछा कर रहा है? और ऐसी ही और हॉरर, थ्रिलर और मिस्ट्री फिल्मों की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।